हेलो भाई लोग, मैं हूं मिस्टर स्कॉच और आपका स्वागत है एक और नए और धमाकेदार सीरीज में। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। तो इस सीरीज की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जोंग है और वो अपने दादाजी के लाश के आगे खड़ा हुआ था और अपने दादाजी की लाश को देखते हुए बोलता है, मेरे दादाजी मर चुके हैं, किसी ने उन्हें मार दिया, लेकिन इसके बावजूद मेरी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं है। यहाँ तक कि मुझे थोड़ा सा भी दुख महसूस नहीं हो रहा है, जबकि मेरे दादाजी के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं था। आखिर मैं किस तरीके का इंसान हूँ। फिर हमें जोंग कुछ यादें दिखाई जाती है जिसमें वो अपने दादाजी के पास कुछ जड़ी बूटियां लेकर आता है और बोलता है, दादाजी देखिए, मुझे ये वाली जड़ी बूटियां मिल गई। ये जड़ी बूटियां पहाड़ के पूर्वी हिस्से में ही थीं। जोंग को देखकर उसके दादाजी बोलते हैं, वो क्या बात है, आज तो तुम बहुत सारी जड़ी बूटियां लेकर आए हो। और फिर जियोंग अपने दादाजी से कहता है, दादाजी आपको पता है, जब मैं पहाड़ों पर जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा था तो वहां पर लोमड़ियों का एक बिल था, लेकिन जब मैं उसके अंदर जाकर देखा तो वहां पर उसके बच्चों के अलावा और कोई नहीं था। जोंग इस बात को सुनने के बाद उसके दादाजी उससे पूछते हैं, कहीं तुमने उनको मार तो नहीं दिया? अपने दादाजी की बात सुनकर जोंग बोलता है, अरे दादाजी, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? अगर मैंने उसे मार दिया तो जब उसकी मम्मी वापस आएगी तो वो दुखी नहीं हो जाएगी? जोंग की बात सुनकर उसके दादाजी खुश होकर बोलते हैं, क्या बात है जोंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। चलो अब जल्दी से इन सारी जड़ी बूटियां को ले जाकर अंदर रख दो। जोंग अपने दादाजी के कहने पर उन सारी जड़ी बूटियों को अंदर लेकर जा ही रहा था। तभी उसके दादाजी बोलते हैं, जोंग, क्या तुम अपने दादाजी से एक वादा कर सकते हो? अपने दादाजी की बात सुनकर जोंग बोलता है, हाँ दादाजी, मैं जरूर करूंगा। और फिर उसके दादाजी उसको बोलते हैं, तो फिर मुझसे वादा करो कि तुम अपना असली नेचर किसी को भी नहीं दिखाओगे। तभी जोंग की यादें खत्म हो जाती हैं और वो वहां पर पड़ी एक हंसिया उठाकर चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिएगा दादाजी, पर मैं आपसे किया हुआ वादा नहीं निभा पाऊंगा। फिर हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पर चौराहे पे काफी भीड़ जमा हुई थी, क्योंकि वहां पिंजड़े में बंद करके पहाड़ी डकैतों और दूसरे मुलजिमों को ले जाया जा रहा था। और उन सब के बीच में ही एक पिंजड़ा था जिसमें एक लड़के का हाथ पैर बांध के उसको अकेले बंद किया गया था, जिसको देखकर वहीं बगल के एक होटल में बैठा आदमी बोलता है, कितना छोटा है ये लड़का, इसकी उम्र हमारे यंग मास्टर जितनी होगी। उसकी बात सुनकर उसके बगल में खड़ा आदमी बोलता है, इस लड़के को छोटा समझकर हल्के में मत लेना। वहां पर जितने भी मुल्जिम मौजूद हैं, उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक यही लड़का है। उसकी बात सुनकर दूसरा वाला आदमी बोलता है, वो तो उसको देखकर ही पता चल रहा है, इसी कारण से तो उसको उस पिंजड़े में अकेले बंद करके रखा गया है। उसकी बात सुनकर वो आदमी वहां पर बैठ जाता है और बोलता है, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा कि इस लड़के ने एक ही हंसिए से कितने लोगों को मार डाला था, और इसी कारण से लोग इसको साइथ स्लॉटर डीमन बुलाते हैं। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ, तुम जैसा मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है? उसकी बात सुनकर वो आदमी बोलता है, मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आया हूँ, कोई ऐसा जिसकी उम्र बहुत ज्यादा ना हो और जिसके मरने से किसी को कोई फर्क ना पड़े। तभी उस आदमी की नजर उस लड़के के चेहरे पर पड़ती है, जिसको देखकर वो चौंक जाता है, और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि जियोंग था। इसके बाद वो आदमी वहां से जाते हुए बोलता है, अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और वो वहां से उठकर जाने लगता है, जिसको देखकर दूसरा वाला आदमी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, अबे तू मुझे यहाँ बुलाकर ऐसे नहीं जा सकता, अबे साले, तू सुन भी रहा है? एस्कॉर्ट गाम। और हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम एस्कॉर्ट गम है, और वो वहां से जाते बोलता है, आखिरकार उस काम को पूरा करने के लिए मुझे बिल्कुल सही आदमी मिल चुका। फिर हमें जेल हाउस दिखाया जाता है जहां पर जेओ को बंद करके रखा गया था और वो वहां पर बैठकर सोच रहा था, मुझे इतना ज्यादा बेताब नहीं होना चाहिए था, वो हरामजादा। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो जेओ का गला दबाकर उसको एक ही हाथ से उठा रखा था और बोलता है, कितनी मजेदार बात है। मैं सोच ही रहा था आखिर मुझे मारने कौन आया है, लेकिन ये साला तो एक चूजा निकला जिसको मार्शल आर्ट भी नहीं आती है। और फिर जेओंग एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, मार्शल आर्ट? क्या अगर मैं मार्शल आर्ट सीख लूं तो उसको हरा पाऊंगा? लेकिन क्या अब मुझे बदला लेने का कोई मौका मिलेगा भी? 2 दिन बाद मुझे फांसी होने वाली है। अब मुझे नहीं लगता
मुझे कभी बदला लेने का मौका मिलेगा। तभी अचानक से पूरे जेल हाउस में धुआं भरने लगता है, जिसको देखकर जेओंग अपने मन में सोचता है, ये कैसा धुआं है? क्या यहाँ पर कहीं आग लगी हुई है? नहीं, इस धुएं की महक अलग है। जब मैं अपने दादाजी के साथ रहता था तो मैंने बहुत सी जड़ी बूटियां खाई है और मुझे उन सब की महक पता है। ये धुआं नहीं है, बल्कि स्लीपिंग गैस है। और फिर जेओंग बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो जेओंग को बेहोश समझकर उसकी हथकड़ियां खोल देता है। तभी उसकी नज़र जेओंग पर पड़ती है, जिसकी आंखें खुली हुई थीं और वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था। फिर जेओंग उसको धक्का देकर वहां से भागने लगता है और अपने मन में बोलता है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मेरे पास यही मौका है। स्लीपिंग गैस के कारण यहाँ पर सब लोग कुछ देर के लिए बेहोश हो गए होंगे। मुझे इसका फायदा उठाकर यहाँ से भगाना होगा। लेकिन तभी जेओंग का हाथ पैर हिलना बंद हो जाता है और वो आदमी उससे बोलता है, मैंने तुम्हारे एक्यू पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए हैं, इसलिए तुम अब हिल नहीं पाओगे। और उस आदमी को अपने पीछे देखकर जेओंग चौंक जाता है और बोलता है, आखिर ये मेरे पीछे कब आया? क्या इसको भी मार्शल आर्ट्स आती है? और फिर वो आदमी जेओंग को एक मुक्का मारता है, जिससे जेओंग जाकर दीवार में भिड़ जाता है और फिर अपने मन में बोलता है, ये साला मार्शल आर्टिस्ट है, कहीं ये वही हरामजादा तो नहीं है? फिर वो उसका चेहरा देखकर बोलता है, नहीं, ये वो आदमी नहीं है। उस बंदे के बाई आंख पर चोट का निशान था। तभी वहां पर एक लड़का आता है और बोलता है, एस्कॉट गाम, क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? और उस लड़के को देखकर वो आदमी बोलता है, हाँ यंग मास्टर, ये वही लड़का है, इसके बारे में मैंने बताया था और मैंने आपसे बोला था ना, आप बाहर ही रहिएगा, ये जगह खतरनाक है। उस आदमी की बात सुनकर वो लड़का बोलता है, मैं पहले कभी जेल नहीं आया हूँ, इसलिए मैं देखना चाहता था ये कैसा दिखता है। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, उस लड़के को उठाकर बैठाओ, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, और मेरे लिए एक कुर्सी लेकर आओ। फिर वो आदमी जोंग का बाल पकड़ के उसको बैठता है और जब जोंग उस लड़के का चेहरा देखा है तो चौंक जाता है और वो लड़का जोंग को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या है यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तू तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। अगर सोचा जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला शख्स मेरे सामने आ गया क्या? मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। और तुम्हें देखकर लगता है तुम भी मुझे देखकर हैरान हो गई। मैंने सुना है तुम्हें मौत की सजा मिली है और 2 दिन बाद तुम्हें फांसी होने वाली है। उसकी बात सुनकर जियोंग बोलता है, तुम सही बोल रहे हो। फिर वो लड़का बोलता है, वैसे क्या बेकार जिंदगी है यार तुम्हारी। हम दोनों एक ही चेहरे के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन मुझको देखो, मैं एक यंग मास्टर हो और तुम एक मुलाजिम हो जिसको फांसी होने वाली है। उसकी बात सुनकर जियोंग कुछ नहीं बोलता है और फिर वो लड़का बोलता है, लेकिन मैं यहाँ तुम जैसे को एक मौका देने आया हूँ। एक मौका, ग्रेट मॉक स्वॉर्ड मैनर के 3rd यंग मास्टर बनने, मतलब मॉक ग्योंगवून, यानी कि मेरा बॉडी डबल बनने का मौका। उसकी बात सुनकर जियोंग अपने मन में सोचता है, क्या मुझे एक मौका मिलने वाला है? और वो लड़का बोलता है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ मैनर में रहकर वहां की शान और शौकत से बनी जिंदगी के मजे लेने हैं। तुम जैसे को वहां ऐसी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो तुम्हें इस काम के काफी पैसे भी मिलेंगे, जिससे तुम जहां चाहो वहां जाकर अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकते हो। तो क्या कहते हो? तभी एस्कॉट गेम जोंग को एक अजीब सी दवा दिखाकर बोलता है, अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो इसको खा लो। उस दवा को देखकर जोंग उससे पूछता है, क्या ये जहर है? उसकी बात सुनकर एस्कॉट गेम बोलता है, तुम्हें लगता है हम तुम जैसे मुल्जिम की बात पर ऐसे ही भरोसा कर लेंगे? और अगर तुमने इस काम को अच्छे से किया तो मैं तुम्हें इसका एंटीडोट दे दूंगा, तो क्या बोलते हो? जोंग उस जहर को खा लेता है और अपने मन में बोलता है, दादाजी, मुझे दूसरा मौका मिल ही गया उस हरामजादे से बदला लेने का। और फिर जोंग उस लड़के से बोलता है, तो क्या तुम अब मुझे वो मौका दोगे? वो लड़का हंसते हुए बोलता है, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। एस्कॉट गेम, इसकी हथकड़ियां और एक्यू पॉइंट्स खोल दो। फिर एस्कॉट गेम जोंग की एक्यू पॉइंट्स और हथकड़ियां खोल देता है और फिर उस लड़के से बोलता है, यंग मास्टर, चलिए अब यहाँ से चलते हैं। वो लड़का बोलता है, ठीक है, चलो चलते हैं। फिर एस्कॉट गेम बाहर जाकर देखा है कोई है तो नहीं और फिर पीछे मुड़कर बोलता है, आप संभल के आइएगा और मेरे पीछे ही रहिएगा।
लेकिन जब एस्कॉर्ट गेम पीछे मुड़कर देखा है तो वो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, हरामजादे, तूने ये क्या किया? क्योंकि इधर पीछे जोंग उस लड़के का गला मोड़कर उसे मार देता है और फिर एस्कॉर्ट गम से बोलता है, अरे माफ करना एस्कॉर्ट गम, देख के लगता है नकली वाला अब मर चुका है। फिर हमें जोंग के पकड़े जाने से कुछ देर पहले की सीन दिखाई जाती है जिसमें जोंग गांव में घुसकर वहां मौजूद सभी लोगों को मारे जा रहा था और लोगों को मारते हुए अपने मन में बोल रहा था, ये मज़ेदार है, ये सब बहुत मज़ेदार है। मुझे जितने भी लोगों को देखकर लग रहा था कि वो मेरे दादाजी के मौत से जुड़े हुए हैं, मैंने उन सबको मार दिया। और इतने सारे लोगों को मारने के बाद मैं एक ही चीज़ महसूस कर रहा हूँ और वो है मज़ा। मुझे इन लोगों को मारने में मज़ा आ रही है। तभी उसे अपनी दादाजी की बात याद आती है जो उन्होंने उससे कहा था कि अपने असली नेचर को कभी बाहर मत आने देना। और उस बात को याद करके जोंग बोलता है, इतने सारे लोगों को अपने सामने मारते हुए देखकर मैं कैसा चेहरा बना रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। मुझे मज़ा आ रही है। क्या यही मेरा असली नेचर है जिसके बारे में मेरे दादाजी बात कर रहे थे? क्या बुराई ही मेरा असली नेचर है या मैं खुद बुराई हूँ? मुझे ये नहीं पता। मैं बस ये जानता हूँ कि मुझे लोगों को मारना है। और फिर जोंग अपने सामने खड़े एक आदमी को मारने ही जा रहा था। तभी अचानक से कोई जोंग को एक लात मारता है जिससे वो दूर जाकर दीवार से भीड़ जाता है और जोंग को देखकर वो आदमी बोलता है, कितनी मजेदार बात है, तुम तो अभी भी जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर किसी तरह जोंग खड़ा होता है और उस आदमी को देखकर बोलता है, ये बंदा खतरनाक है। तभी अचानक से वो आदमी सीधा जोंग के सामने आ जाता है और बोलता है, तुम्हें देखकर लगता नहीं है तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है, लेकिन फिर भी कितनी हैरानी की बात है कि तुम मेरा वो हमला झेल ले गए। फिर अचानक से वो आदमी जोंग का गला दबाकर उसे हवा में उठा लेता है और उसको देखकर जोंग अपने मन में सोचता है, ये आदमी बहुत तेज है। मुझे पलक झपकते ही ये मेरे सामने आ गया। आखिर ये बंदा इंसान है भी या नहीं? और फिर वो आदमी जोंग से बोलता है, मैं सोच ही रहा था आखिर कौन मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे पीछे एक ऐसा चूजा आ रहा है जिसे मार्शल आर्ट्स भी नहीं आती है। उसकी बात सुनकर जोंग उससे पूछता है, क्या तुम? जोंग अपनी बात पूरी भी नहीं किया था, उससे पहले ही वो आदमी जोंग के छाती में अपनी तलवार घुसा देता है और बोलता है, एक ऐसा बंदा जिसने अभी तक मार्शल आर्ट्स भी नहीं सीख रखी है, वो मेरा हमला झेल ले गया। तुमको अभी मारने से मेरे लिए भविष्य में होने वाली काफी मुश्किलें कम हो जाएगी। उसकी बात सुनकर जोंग अपने मन में बोलता है, मैं ऐसे ही हार गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आखिरकार मुझे वो इंसान मिल ही गया जिसने मेरे दादाजी को मारा था। लेकिन क्या मैं बिना अपना बदला लिए ऐसे ही मरने वाला हूँ? फिर जब जोंग की आंख खुलती है तो वो उस पिंजरे के अंदर था जिसमें मुलजिमों को जेल ले जाया जा रहा था और वो बोलता है, मुझे लगा था मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं बच जाता हूँ। पर मुझे फांसी की सज़ा हो जाती है। और फिर मुझे लगा था कि मेरे पास अब कोई मौका नहीं है, लेकिन मुझे एक मौका मिल गया है और अब मैं इसे नहीं गंवाने वाला हूँ। और फिर जोंग उस लड़की को मार देता है। तभी एस्कॉर्ट गेम जोंग का गला दबाकर उसे दीवार में भिड़ा देता है और बोलता है, साले हरामजादी, तेरी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को मारने की? आज तू मरने वाला है मेरे हाथों से। उसकी बात सुनकर जोंग बोलता है, अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो तुम्हारे मास्टर के मरते ही तुम मुझे मार देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें भी उससे कोई लगाव नहीं था, क्यों, है ना? उसकी बात सुनकर एस्कॉर्ट गेम चिल्लाते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद कर। और उसको उठाकर जमीन पर पटक देता है और फिर अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, आज तू यहीं पर मेरे हाथों से मरने वाला है। उसकी बात सुनकर जोंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में मुझे मारने की कोई जरूरत है? एस्कॉर्ट गेम उससे बोलता है, तुझे लगता है मैं तुझे नहीं मारूंगा? जोंग उससे बोलता है, मैं पहले ही पॉइजन पिल ले चुका हूँ, इसलिए मुझे एंटीडोट की जरूरत पड़ेगी जिंदा रहने के लिए। जिसका मतलब हुआ कि मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा मौका है जिससे ग्रेट मॉक स्वॉर्ड मैनर क्लैन का थर्ड यंग मास्टर तुम्हारा कुत्ता बन जाएगा। तो क्या कहते हैं? उसकी बात सुनकर एस्कॉर्ट गेम बोलता है, तू कहना चाहता है कि मैं अपने मास्टर को धोखा दे दूं और तुझे अपने पपेट की तरह इस्तेमाल करूं जिसे उन्हें मारा है? उसकी बात सुनकर जोंग मुस्कुराने लगता है और उसको देखकर एस्कॉर्ट गेम एक गहरी सांस लेता है
और फिर अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो जोंग मारता नहीं है, बल्कि उसके सर के बगल जमीन पर अपनी तलवार घुसा देता है और बोलता है, आज से तेरा नाम मोक ग्योनवुन है। उसकी बात सुनकर जोंग हंसने लगता है। फिर हमें मॉक स्वॉर्ड मैनर क्लैन के अंदर की सीन दिखाई जाती है, जहां पर एस्कॉर्ट गेम जोंग को जेल से लेकर वहां पर आ चुका था और उससे बोलता है, तुझे पता है ना कि चाहे जो हो जाए, किसी भी हाल में मोक स्वॉर्ड मैनर के किसी भी बंदे से मत मिलाना। उसकी बात सुनकर जोंग मुस्कुराते हुए बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। उसकी बात पर एस्कॉर्ट गेम बोलता है, ज्यादा सवाल मत पूछ, जितना बोल रहा हूं उतना कर, और अगर तू पकड़ा गया तो तुझे कोई भी एंटीडोट नहीं मिलने वाला। जोंग मुस्कुराते हुए बोलता है, चल ठीक है। फिर एस्कॉर्ट गेम जोंग के पास आकर उससे बोलता है, और हाँ, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी या कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं तुझे तुरंत मार दूंगा। जोंग मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, समझ गया। फिर एस्कॉर्ट गेम जोंग को एक दवा की गोली देते हुए बोलता है, तुझे इस गोली को हर 24 घंटे में एक बार लेना होगा, नहीं तो जहर तेरे पूरी शरीर में फैल जाएगा। इस बात को याद रखना। एस्कॉर्ट गेम के जाने के बाद जोंग एक खिड़की के पास बैठकर उस दवाई की गोली को खाते हुए बोलता है, मैं किस्मत वाला था जो उस घाव के बावजूद भी जिंदा बच गया, और इतना ही नहीं, मुझे एक नई जिंदगी भी मिल गई है। और मैं शर्त लगा सकता हूं कि उस हरामजादे को ये लग रहा होगा कि मैं मर गया हूं, और जेल के अंदर अभी तक सबको मॉक ग्योंगवून की लाश भी मिल गई होगी, जिस चीज़ काफ़ी आसान हो गई है। और मुझे ये पता लगा है कि ये जगह एक मार्शल क्लैन है, इसलिए मैं यहाँ पर रुककर थर्ड यंग मास्टर बनने का नाटक करूँगा और मार्शल आर्ट सीखूंगा। और मार्शल आर्ट सीखने के बाद मैं उस हरामजादे को ढूंढ लूँगा जिसने मेरे दादाजी को मारा था, और उस साले को भी बिल्कुल उसी तरह मारूंगा जैसे उसने मेरे दादाजी को मारा था। फिर हमें कुछ दिन बाद की सीन दिखाई जाती है। जोंग अपने कमरे में बैठकर खाना खा रहा था और खाना खाते हुए अपने मन में बोलता है, उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया और मुझे मार्शल आर्ट सीखने का भी मौका मिल गया। लेकिन एस्कॉर्ट गाम ने जिस गार्ड को मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए रखा है, वो मेरा दिमाग खराब कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जोंग के कमरे के बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ था जिसका नाम गोचन है, और ये एस्कॉर्ट गाम का स्टूडेंट है। और वो वहां पर खड़े खड़े फ्रस्ट्रेट हो चुका था और अपने मन में बोलता है, मुझे लगता है अब एस्कॉर्ट गम पहले जैसी बात नहीं रही। आखिर इस बच्चे में इतना खास है ही क्या, जिसने अभी तक मार्शल आर्ट्स भी नहीं सीख रखी है। फिर हमें कुछ देर पहले की सीन दिखाई जाती है जहां पर एस्कॉर्ट गम आकर गोचन को पुटसाता है कि जोंग ने मॉक ग्योंगवून को मार दिया है, जिसको सुनकर गोचन चौंक जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, क्या बोला तुमने? उसने मॉक ग्योंगवून को मार दिया? तो अब हमारे प्लेन का क्या होगा? एस्कॉर्ट गम गोचन का मुंह अपने हाथ से दबाकर बोलता है, अबे चुप रहे, चिल्ला मत, और इससे तुम्हारा काम नहीं बदलने वाला। प्लान के हिसाब से इसके ऊपर नजर रखो और ध्यान रखना, ये इस जगह को छोड़कर कहीं बाहर न जाए। मैं जा रहा हूं और इस मुश्किल से निकलने का कोई दूसरा तरीका ढूंढता हूं, और उसके बाद हम इसको मार देंगे। एस्कॉर्ट गम की बात सुनकर गोचन उससे पूछता है, अभी तुमने बताया था ना कि तुमने इसे जहर दे दिया है, तो अब तो इसे हमारी सारी बात माननी होगी, और इसी कारण से तो हमने थर्ड यंग मास्टर को भी चुना था। उसकी बात सुनकर एस्कॉर्ट गम बोलता है, वो ऐसा नहीं करने वाला। ये बंदा दूसरों के इशारों पर नाचने वालों में से नहीं है। उस समय ये मौत के कगार पे था, फिर भी इसने मॉक ग्योंगवून को मारकर उसकी जगह ले ली। ये बंदा खतरनाक है, इसलिए इसके साथ इन्वॉल्व होना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर एस्कॉर्ट गम वहां से चला जाता। एस्कॉर्ट गम के जाने के बाद गोचन वहां खड़े खड़े फ्रस्ट्रेट होकर अपने मन में बोलता है, आखिर इस बच्ची में ऐसा क्या खास है जिसने अभी तक कोई मार्शल आर्ट्स भी नहीं सीखी है और जहर भी ले रखा है। यार अब मैं करूं क्या? मैं उसके आदेश के खिलाफ भी नहीं जा सकता। जंगोचन की तरफ देखता है और फिर खाना खाते हुए अपने मन में बोलता है, एस्कॉर्ट गाम ने मुझे बताया नहीं कि आखिर मुझे करना क्या है। वो बस इस गार्ड को यहाँ पर मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए छोड़कर चला गया। मुझे यहाँ पर आए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं इस जगह के माहौल के बारे में जान चुका हूँ। यहाँ पर आते ही जो मुझे सबसे पहले महसूस हुआ वो ये था कि ये जगह इतनी खतरनाक नहीं है कि मुझे सिर्फ इस कमरे में छुप के रहना पड़े। असल में ये जगह काफ़ी सुरक्षित है। इसका मतलब उनके पास कोई और वजह है मुझे यहाँ पर रखने, कि क्या
उसका इरादा मुझे तब भी कुछ ना बताने का है जब उन्हें मेरी आवश्यकता है? नहीं, वो साला साइड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। गोचन बाहर खड़े खड़े सो जाता है। तभी अचानक से जोंग कमरे का गेट खोलकर बाहर आता है, जिसको देखकर गोचन थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर जोंग से बोलता है, तू बाहर क्यों आ गया? क्या तुझे कुछ चाहिए या फिर तुझे बाथरूम करने जाना है? उसकी बात सुनकर जोंग बोलता है, अरे नहीं यार, मैं सिर्फ ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर आया था। वैसे मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है, मेरे साथ बाहर चलोगे? उसकी बात सुनकर गोचन उससे बोलता है, साले चुप रह, मेरा दिमाग खराब मत कर और चुपचाप अंदर चला जा। गोचन की बात सुनकर जोंग मुस्कुराते हुए बोलता है, तेरा नाम गोचन है? मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ पता चलेगा अगर हम इस बात को सीक्रेट रखें तो। जोंग की पूरी बात सुनने से पहले ही गोचन जोंग का कॉलर पकड़ के उसे दीवार में भिड़ा देता है और बोलता है, लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। मेरा दिमाग खराब मत कर और चुपचाप अंदर चला जा। गोचन को देखकर जोंग उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तू एस्कॉर्ट गम से कमजोर है। गोचन कुछ समझ पाता उससे पहले ही जोंग उसको उठाकर जमीन पर पटक देता है और फिर उसका एक्यू पॉइंट्स ब्लॉक कर देता है। ये देखकर गोचन अपने मन में बोलता है, मैं अपने शरीर हिला नहीं पा, इसका मतलब इसने मेरे एक्यू पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए हैं क्या? इस हरामजादे ने झूठ बोला था कि इसे मार्शल आर्ट्स नहीं आती है। उसको देखकर जोंग बोलता है, अरे तुम अभी भी हिल सकते हो। मैं एस्कॉर्ट गम की कॉपी कर रहा था, जैसा उसने पिछली बार किया था, लेकिन मुझे लगता है ये करना इतना आसान भी नहीं है। जोंग की बात सुनकर गोचन के पसीने छूट जाते हैं और वो अपने मन में बोलता, आखिर ये साला ये क्या बोल रहा है? क्या इसका मतलब इसने उस चीज की कॉपी कर ली जो इसने सिर्फ एक बार देखा था? एस्कॉर्ट गम सही बोल रहा था, ये बंदा बहुत खतरनाक है। और फिर वो जोंग से चिल्लाते हुए बोलता है, लगता है तू जहर के बारे में भूल गया है। तू ये भुला तो नहीं है ना कि अगर तुझे उस जहर का न्यूट्रलाइज रोज नहीं मिला तो तेरे शरीर की सारी नसें फट जाएगी और तू मर जाएगा। तुझे लगता है कि ऐसा करने के बाद? गोचन की बात खत्म होने से पहले ही जोंग अपने हाथ से उसका मुंह दबा लेता है और अपने दांत से अपनी उंगली काटते हुए बोलता है, अरे हाँ, मैं तो जहर के बारे में भूल ही गया था। फिर जेओंग अपनी उंगली से निकले खून को गोचान के मुंह में डाल देता है। इसको देखकर गोचान घबराते हुए बोलता है, इसने मुझे जहर दे दिया है। मुझे जल्दी से अपनी इनर एनर्जी सर्कुलेट करके इस जहर को अपने शरीर से बाहर निकलना होगा। और जेओंग अपनी उंगली से निकल रहे खून को चाटते हुए बोलता है, तुझे पता है, बचपन में जब मैं अपने दादाजी के साथ जड़ी बूटियां बनाते समय मैं हर तरीके का जहर अपने ऊपर इस्तेमाल कर रखा है, जिसके कारण मेरा खून भी अब जहरीला हो चुका है और मैं किसी भी जड़ी बूटी को एक बार सूंघ कर या चख कर बता सकता हूं कि वो कैसे बनाई गई है, और ज्यादातर जहर मेरे ऊपर काम भी नहीं करते हैं। और फिर जेओंग हंसते हुए बोलता है, इसी कारण से मुझे न्यूट्रलाइज की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना था, तो क्या तुम मुझे मॉक्सवॉर्ड मैनर क्लैन के बारे में बता सकते हो? और हाँ, एक और बात, मेरे खून से बने जहर को सिर्फ मैं ही न्यूट्रलाइज कर सकता हूं, तो तुम मेरी मदद करोगे ना? जेओंग को देखकर गोचान अपने मन में डरते हुए बोलता है, ये साला इंसान नहीं, डीमन। फिर हमें मोक्सवॉर्ड मैनोर के मेन हाउस में मैनोर मास्टर का रूम दिखाया जाता है और फिर हमें मैनोर मास्टर दिखाया जाता है, जिसकी तबीयत खराब होने के कारण वो बेड पर लेटा हुआ था और उसका नाम मोक इंडन है। और उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैनोर मास्टर को देखकर बोलता है, मैंने इनके ऊपर हर तरीके की जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन मैं इनकी बीमारी का कारण नहीं पता लगा पाया। मैनोर मास्टर, आपको पहले ही अपना सक्सेसर चुन लेना चाहिए था। मैनोर मास्टर के 4 बच्चे हैं और बीमार होने से पहले उन्होंने किसी को भी अपना सक्सेसर नहीं चुना था, जिसके कारण मोक्सवॉर्ड मैनर इस हालत में है जिसे तुम तूफान के पहले की शांति कह सकते हो। भगवान ना करे, लेकिन अगर मैनर मास्टर मर गए तो सारे भाई उनकी कुर्सी पाने के लिए यहाँ पर कत्लेआम मचा देंगे, और खास करके मैनर मास्टर की पहली बीवी, जो बड़े बेटे से बहुत प्यार करती है
और भगवान जाने वो उसको गद्दी दिलाने के लिए क्या कर बैठे। तभी अचानक से वहां पर एक औरत आती है और उस बूढ़े आदमी से पूछती है। मैनर मास्टर की तबीयत अब कैसे है? वो औरत और कोई नहीं बल्कि मैनर मास्टर की पहली बीवी लेडी सोक थी और उसको देखकर वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, आप यहाँ पर कब आई लेडी सूक? उस बूढ़े आदमी की बात का बिना जवाब दिए हुए वो बोलती है, मैं तुमसे पूछा कि मास्टर की तबीयत अब कैसे हैं? उसकी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे उनकी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं मिल रहा है। उसके इस बात पर लेडी सिक बोलती है, जैसा सोचा था, सब लोग इसको ऐसी बीमारी बता रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। मुझे लगता है अब शामनिस्टिक आर्ट के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसकी इस बात पर वो बूढ़ा आदमी घबराते हुए बोलता है, लेडी सिक, शामनिज्म अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं। आप मैनर मास्टर के ऊपर इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? उसकी बात सुनकर लेडी सिक बोलती है, तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं अपने पति को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दूं? ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, नहीं लेडी सिक, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस। उसे बूढ़े आदमी की बात पूरी होने से पहले ही लेडी सिक उससे बोलती है, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं पहले ही एक शामन को बुला चुकी हूँ इनका इलाज करने के लिए। तुम अब यहाँ से जा सकते हो। वो बूढ़ा आदमी लेडी सिक से चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं लेडी सिक, मेरी बात तो सुनिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन तभी लेडी सिक के साथ आई गार्ड उस बूढ़े आदमी को पकड़कर मैनर मास्टर के कमरे से बाहर निकाल देती है और फिर लेडी सिक अपने दोनों गार्ड से बोलता है, मैंने जिस शामन को बुलाया है मैनर मास्टर की बीमारी का इलाज करने के लिए, उसके अलावा मेन हॉल में किसी को भी मत आने देना। जब तक इलाज पूरा ना हो जाए तब तक के लिए यहाँ पर एक परिंदा भी नहीं आना चाहिए। और फिर हमें गो चांद दिखाया जाता है जो जोंग को मॉक स्वॉर्ड मैनर के बारे में सब कुछ बताने के बाद बोलता है, तो अभी ये हाल है मॉक स्वॉर्ड मैनर का। उसकी पूरी बात सुनकर जोंग बोलता है, अच्छा तो ये बात है, ठीक है फिर चलो चलते हैं। उसकी बात सुनकर गोचान जे से पूछता है, तो कहाँ पर चलने वाले हैं हम लोग? उसकी इस बात पर जोंग मैनर के मेन हाउस की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं जा रहा हूँ मैनर मास्टर से मिलने। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।